हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। हम बात कर रहे हैं संभव सीरीज के अंतर्गत। विषय है हमारा भूगोल, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी में हम यूपीएससी वाला बुक सीरीज के अंतर्गत 12th चैप्टर आप लोगों के समक्ष दोस्तों ला रहे हैं। और यहाँ पे आपका 12th चैप्टर जो है उसका हेडिंग है बहिर्जात बल व भू आकृतियां, उनका विकास। देखिए, हमने भू आकृतियों के बारे में, लैंड फॉर्म्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले भी ली है। आज हम ये जानकारी लेंगे कि पृथ्वी की सतह पे जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, कैसे पृथ्वी की सतह के ऊपर, जो पृथ्वी की सतह पे बाहर से लगने वाले बल जो हैं, उन आकृतियों को आकार देने में, उन्हें स्थायित्व देने में या उन्हें एग्जिस्टेंस देने में मदद करता है। परिचय के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लगाना चाहेंगे दोस्तों आप लोगों से। सबसे पहले लेट अस पुट अ हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंटली। सबसे पहली हेडिंग है दोस्तों आप लोगों के पास में बहिर्जात बल के बारे में, एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, माने बहिर्जात बल। देखिए, जो ये बहिर्जात बल है दोस्तों, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी की भूपर्पटी पे निरंतर परिवर्तनशील स्थिति के अंदर कई सारे बल लगते रहते हैं। ठीक है ना। तो हमारी अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, जो बाहर का कहीं न कहीं जिसको स्थल मंडल कहते हैं, यह लगातार कई बलों के कारण जो है परिवर्तनशील है, डायनेमिक होता है आपके पास में। और यह स्थिति जो है पृथ्वी के बाह्य वातावरण में उत्पन्न होने वाले बाह्य कारकों के साथ साथ पृथ्वी के आंतरिक बलों के भी निरंतर प्रभाव का परिणाम होती है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस हो सकते हैं, जिन्हें बाह्यकारी प्रभाव, बहिर्जात बल कहा जा सकता है। और यहाँ पे यह बल पृथ्वी की स्थलाकृतियों को अपर्दित करते हैं, मतलब डिग्रेड करते हैं, समतल करते हैं, मतलब लेवल करते हैं, और साथ ही एग्रेडेशन का भी काम करते हैं, मतलब इस एग्रेडेशन की प्रक्रिया के माध्यम से बेसिन क्षेत्र जो होते हैं, कोई रिवर बेसिन वगैरह होता है, उसको भी यह भरने का कार्य करते हैं। सो बहिर्जात बल जो है ये लगातार क्या कार्य कर रहे हैं आपके पास में। सबसे पहले ये पृथ्वी की सतह के बाहर से लगते हैं, है ना, सतह पर बाहर से आरोपित बल है आपके पास में। दूसरा, इनका कार्य क्या रहेगा आपके पास में, ये डिग्रेडेशन का, लेवलिंग का और एग्रेडेशन का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? अपरदन, चरण व निक्षेपण का कार्य यह करते हैं आपके पास में। अब ठीक आंतरिक बलों के विपरीत एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है वो पृथ्वी के अंदर से बल लग रहे हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब पृथ्वी की सतह पे बाहर से कोई बल लग रहे हैं। तो जो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस है, अंतर्जात बल जो है, वो पृथ्वी के कुछ एरिया को या तो ऊपर उठा रहे हैं, कोई निर्माणकारी कार्य कर रहे थे, जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा, हमने ज्वालामुखी पढ़ा, हमने भूकंप की कई गतिविधियों के बारे में जानकारी ली, राइट। इससे पहले वाले चैप्टर्स जो थे वो उसी की तो बात कर रहे थे दोस्तों। हम लोग ग्रेडेशन की बात करते हैं, जैसे इरोजन, अपर्दन की बात करते हैं, निक्षेपण की बात करते हैं, डिपोजिशन की बात करते हैं। मतलब पृथ्वी की अलग अलग जो सतह हैं, उच्चावच जो हैं, विविधताओं के संतुलन की यह एक प्रक्रिया है, जिसको हम लोग ग्रेडेशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं आपके पास में? ग्रेडेशन। तो क्या है ग्रेडेशन दोस्तों आपके पास में? When I call something as a gradation, पृथ्वी की सतह पर जो उच्चावच विविधताओं का संतुलन है आपके पास में। उच्चावच की विविधताओं का संतुलन होता है यहाँ पे। और इसी में ही तो आती हैं आपकी अपर्दन व क्षरण व निक्षेपण की प्रक्रिया है। तो
कोई भी चीज जो हमारे पृथ्वी की सतह पे है, अंतर्जात बल के द्वारा उसको भूमि से ऊपर उठाया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि सर पृथ्वी की सतह पहले नॉर्मल थी, फिर संपीड़न के कारण हमने कहा वलित पर्वत बन गया सर वहां पे। पृथ्वी की सतह नॉर्मल थी, हमने कहा सर पठार बन गया वहां पे। ठीक है ना। सो ये है अंतर्जात बलों के कारण, ये है एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण। इन एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण बने हुए पहाड़, पठार, मैदान या कोई भी अन्य स्थलाकृतियों को, जो अंतर्जात बलों के कारण भूमि से ऊपर उठ चुके हैं, ऊंचा उठ चुके हैं, बहिर्जात बल जो है इन्हें समतल करने का प्रयास करते हैं। तो बहिर्जात बल क्या हो गए आपके पास में कि सर एक तो हो गई विंड, हवा, दूसरा क्या हो गया सर जल, जल, है ना। जल दो फॉर्मेट में हो सकता है, या तो नदी की फॉर्म में हुआ, अथवा नदी की फॉर्मेट में नहीं तो महासागर की फॉर्मेट में हुआ, अथवा जमा हुआ है तो ग्लेशियर की फॉर्मेट में हुआ। सो यहाँ पे हवा के द्वारा और जल के द्वारा लगातार इन उच्चावच का, स्थलाकृतियों का, लैंडफॉर्म्स का क्या किया जाता है, समतल किया जाता है, इन्हें ग्रेड किया जाता है, इन्हें अपर्दन व निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा। इतना कॉपी में लिखा तुम लोगों ने, सभी ने लिखा। तो प्रक्रिया क्या काम कर रही है, संतुलन का काम कर रही है। तो जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, इन ऊपर उठे हुए भागों को समतल करने का यह एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। कई सारी प्रक्रियाएं जो हैं इसके अंतर्गत होती है। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं का आप लोग एक हेडिंग लगा सकते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग कैन बी भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं। इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है भू आकृतिक प्रक्रियाएं कौन सी हुई कि सर या तो कोई अंदर से बल लगा या कोई बाहर से बल लग रहा है। तो अंतर्जात और बहिर्जात दोनों ही बलों के कारण जो है आपके पास में भू आकृतिक प्रक्रियाएं गतिशील होती हैं, कार्य करती हैं। ये प्रक्रियाएं पृथ्वी की सामग्रियों पर भौतिक तनाव उत्पन्न करती है, एक टेंशन उत्पन्न करती हैं और कई रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करती हैं। तो इनके कारण क्या होता है दोस्तों आपके पास में कि सर सबसे पहले तो इनमें दोनों ही चीजें हैं, एक्सोजेनिक प्लस एंडोजेनिक। पृथ्वी के अंदर से लगने वाली अंतःजात और पृथ्वी के बाहर से लगने वाली बहिर्जात, दोनों ही बल इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा काम क्या क्या है गुरुजी इन्होंने, दे हैव क्रिएटेड टेंशन। क्या प्रक्रियाएं जो है क्या करती है, पृथ्वी की सामग्रियों पर भौतिक तनाव उत्पन्न करती हैं। तो क्या उत्पन्न करती हैं आपके पास में, भौतिक तनाव उत्पन्न करती है। तो भौतिक तनाव उत्पन्न करने के कारण क्या होगा आपके पास में, इनमें कुछ केमिकल रासायनिक क्रियाएं भी होगी। राइट। जब यह रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं, रासायनिक क्रियाएं यहाँ पे प्रेरित होती हैं दोस्तों, तो भू आकृतियों का आकार है, भू आकृतियों का यहाँ पे परिमाप है ना, समग्र जो इनका विन्यास है, वो इन प्रेरक बलों के कारण, प्रतिरोधी सामग्रियों के कारण, परस्पर प्रक्रियाओं के ऊपर निर्भर करते हुए क्या करता है, यह अलग अलग आकार लेता है, आयाम लेता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते थे एंडोजेनिक फोर्सेस की। एंडोजेनिक फोर्सेस, अंतर्जात प्रक्रियाएं हमेशा निर्माणकारी होती हैं, है ना। अंतर्जात प्रक्रियाओं की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे मित्रों, तो यह हमेशा कैसी होती हैं, नंबर वन, सर यह निर्माणकारी होती। पृथ्वी के अंदर से किसी भी प्रकार का बल लगेगा, वो क्या करेगा आपके पास में, पहाड़ बनाएगा, पठार बनाएगा, स्थलाकृतियों का निर्माण करेगा। तो ये क्रियाएं भूमि इकाई के द्रव्यमान, ऊंचाई और क्षेत्र को बढ़ाती है। क्या करती है आपके पास में, भूमि इकाई के द्रव्यमान, क्षेत्रफल मतलब एरिया की हम लोग यहाँ पे बात करते रहे हैं, या ऊंचाई मतलब हाइट।
इसको बढ़ाती हैं सर। एंडोजेनिक फोर्सेस का यह मेजर काम है। जैसे ज्वालामुखी की विशेषताएं क्या है? ज्वालामुखी क्या कर रहा है आपके पास में? हिमनद ग्लेशियर्स क्या कर रहा है? वायु की क्रिया से निर्मित जो है आपके पास में निक्षेपण भू आकृतियों का निर्माण यहाँ पे होता है कि नहीं होता है आपके पास में? तो ये अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं, जैसे ज्वालामुखी इसका एग्जाम्पल में लिखा जाता है। बहिर्जात प्रक्रियाओं में आप लोग एग्जाम्पल दो। बहिर्जात प्रक्रियाएं क्या होगी फिर आपके पास में, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं? बहिर्जात प्रक्रियाएं जो होंगी, इनकी हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले तो बहिर्जात प्रक्रियाएं जो है हमारी विनाशकारी कार्य करती है। विनाशकारी होती है आपके पास में, मतलब कोई पहाड़ है उसको घस घस के बेसिकली हाइट में कम कर दिया। कोई नदी बह रही है, किसी एरिया को जो है लगातार जो है इरोड कर रही है, अपक्षय कर रही है, इरोज वहां पे इरोजन कर रही है, ठीक है ना? तो यह प्रक्रियाएं पृथ्वी की सामग्रियों के अपरदन व विस्थापन के लिए जिम्मेदार होती है। किस क्या काम करती है आपके पास में? यह कोई भी सामग्री होगी ना, तो उसका क्या कर देगी ये? अपरदन कर देगी। अपरदन करने के बाद में जो सामग्री वहां से हटाई है उसका निक्षेपण कर देगी। निक्षेपण मतलब डिपॉजिट कर देना, कहीं से तोड़ के हटा करके कहीं और ले जा करके छोड़ देना, उसको निक्षेपण कर देना, डिपॉजिट कर देना। नदियां ये काम करती हैं, ग्लेशियर्स ये काम करते हैं। रिवर्स एंड ग्लेशियर्स, रिवर्स एंड ग्लेशियर्स आर द एग्जाम्पल फॉर द सेम। अब इससे भी आगे अगर आपको और जानने की सिचुएशनशिप है कि भैया आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है सर, हमको थोड़ा सा और अच्छे से बता दीजिए और अच्छे से लिखवा दीजिए, चलो लिखते हैं। एक टेबल बनाओ फिर। यहाँ पे याद रखना बहिर्जात और अंतर्जात दो बलों के बीच में है, तो हम पहले दो कॉलम बना देंगे। और मेजर मेजर मोटा मोटा जो है आपको एक पहले तो हेडिंग लगा लो, बहिर्जात और अंतर्जात बल यहाँ पे। उसके बाद में मैं तीन अंतर लिखा रहा हूँ इनमें, वो अंतःकरण से याद कर लेना। काम बस इतना ही है बच्चा पार्टी, ठीक है? सबसे पहले आप लिखेंगे अंतर्जात बल। अंतर्जात बल जो होते हैं दोस्तों आपके पास में, उसके ठीक विपरीत लगते हैं जो सतह पे, उनके बाहर वो होते हैं हमारे बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों में और बहिर्जात बलों में आप लोग लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हैं अंतर्जात बल, है हमेशा किसी विषय वस्तु को ऊपर उठाते हैं, तो यह उत्थान का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं आपके पास में? उत्थान करते हैं, किसी भी चीज को ऊपर की तरफ एलिवेट करते हैं, ऊपर की तरफ एलिवेट करते हैं। जबकि बहिर्जात बल तो ऊंचाई घटाकर समतल करने का काम करते हैं। ऊंचाई घटाकर समतल करते हैं। तद उपरांत निर्माणकारी कार्य करते हैं अंतर्जात बल। क्या करते हैं आपके पास में? दे मेक द सर्फेसिस, निर्माणकारी कार्य करे, पहाड़ बनाए, पठार बनाए, कटक बनाए, इत्यादि इत्यादि। ये तो जो पहाड़ पठार कटक है उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? इरोड करेंगे। तो भैया ये कौन सा काम कर रहे हैं? विनाशकारी। कैसा है इनका प्रकृति काम का? विनाशकारी कार्य करते हैं। ये डिस्ट्रॉय द सर्फेसेस, जो स्थलाकृतियां हैं उन्हें समतल करने का, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, ठीक है ना? अब याद रखना एक स्थल रूप निर्माण को यह प्रेरित करते हैं आपके पास में, है ना?
स्थल रूप निर्माण को यहाँ प्रेरित किया जाता है। जबकि ये क्या करेंगे, आपके पास में ये निर्माण करेंगे तो ये क्या करेंगे, क्षरण करेंगे, तो स्थल रूप के क्षरण को प्रेरित करेंगे। राइट। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है आपके अंतर्जात बलों व बहिर्जात बलों के अंतर्गत। अब हमने क्या पढ़ना है दोस्तों, आज की हमारी क्लास का मेजर हीरो कौन है, बहिर्जात बल। आज की हमारी क्लास के अंदर कौन है, एक्सोजेनिक फोर्स। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस के लिए आप अगला हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर का हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट सब टॉपिक है आपका बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस। बहिर्जात बल, जिन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस भी कह सकते हैं, इनके वर्गीकरण की अगर मैं बात करने के लिए आऊं दोस्तों, इफ आई हैव टू क्लासिफाई दिस फोर्सेस, तो सबसे पहले जो है बहिर्जात बलों को पहली कैटेगरी में रखूंगा, वो है मेरा वेदरिंग करने वाली, यानी अपक्षयकारी बल, है ना। वह बल जो वेदरिंग करते हैं आपके पास में। दूसरी जो बल यहाँ पे मैं रखूंगा आपके पास में, वह रहेगी आपके पास में अपर्दन वाली। तीसरा बल जो मैं यहाँ पे रखूंगा दोस्तों आपके पास में, वह बल रहेगा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन वाला, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। चौथा जो बल रहेगा काफी महत्वपूर्ण है, इसे निक्षेपण बल कहा जाता है, डिपोजिशन फोर्स कहा जाता है। कैसा बल है ये, निक्षेपण बल है। ठीक है। तो हमारे पृथ्वी की सतह पे मोटा मोटा, चाहे हवा से हो, चाहे समुद्र की लहरों से हो, चाहे नदियों से हो, चाहे हिमनदों से हो, मुख्य रूप से चार तरह के बहिर्जात बल काम करते हैं। हर सतह जो तुमने पृथ्वी के ऊपर देखी है ना आज तक, उन पे चार ही बल काम करते हैं। पहला कौन सा है, अपक्षयकारी होंगे सर। दूसरा कौन सा है, अपर्दनकारी होंगे सर। तीसरा कौन सा है, परिवहनकारी होंगे सर। चौथा कौन सा, निक्षेपणात्मक होंगे सर। सर अपक्षय का, वेदरिंग का क्या मतलब हुआ आपके पास में, कि हमारी जो चट्टाने हैं उनमें भौतिक और रासायनिक विघटन होना शुरू हो जाता है ना। अपर्दन प्रक्रिया की जो है आपके पास में, ये पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। किसी भी चीज का अपर्दन यानी चट्टानों को और मृदा को अपनी जगह से हटाना शुरू करे, इरोजन शुरू करे, उससे पहले उनकी वेदरिंग शुरू होती है। तो इसको मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, आई नीड टू राइट कि यह वाले जो बल है आपके पास में, यहाँ भौतिक व रासायनिक, फिजिकल व केमिकल लेवल पे चीजों का विघटन होना शुरू हो जाता है। विघटन होना, टूटना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो अपर्दन है, इसकी पूर्ववर्ती यह एक अवस्था होती है, इरोजन की यह एक हमारे पास में पहले की अवस्था है। तो आप लिख सकते हैं पूर्ववर्ती अवस्था है दोस्तों आपके पास में। तदुपरांत यहाँ पे इरोजन के बारे में बताओ, चट्टानों और मृदा के हटाने की बात की जाती है। इसकी बात करते हैं हम लोग। इसी को हम लोग अपर्दन कहते हैं, इसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। ठीक है। परिवहन का मतलब हो गया आपके पास विस्थापित सामग्री को स्थानांतरित करना, है ना। को स्थानांतरित करना। निक्षेपण का मतलब हो गया है जो भी विस्थापित सामग्री है उसका संचय करना। विस्थापित मतलब जो हटाई गई है। जैसे हम डेल्टा के अंदर नहीं देखते हैं, ये नदी के अंदर जो मिट्टी होती है वो डेल्टा के एरिया के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है।
है ना, विस्थापित सामग्री जो है, मिट्टी जो है वह संचय हो जाती है उस एरिया के अंदर। अब इन चीजों के ऊपर थोड़ा कुछ आपको नाम भी पता होना चाहिए। कभी मैं ये वर्ड यूज कर लूं वेदरिंग, कभी मैं ये वर्ड यूज कर लूं एरोजन, कहीं मैं कह दूं इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। निक्षेपण माने डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब आपके पास है संचय करना, उसको वहां पे रख देना। एक तरीके से जो है नदियां जो है समुद्र में जाने से पहले क्या कर देती है, डेल्टा में अपनी मिट्टी को संचय करके चली जाती हैं, विस्थापित सामग्री का संचय हो जाता है, डिपोजिशन। ठीक है, तो यह चार बल है और बस यही है ना। सबसे पहली बार में क्या हो रहा है मित्रों आपके पास में कि सर जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जो हमारी क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इन चट्टानों के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको कि सर, हाँ कलर अलग कर देते चट्टान का, ब्राउन कर देते, ये है चट्टान सर, सपोज हमारी दिस इज द रॉक। इस रॉक के अंदर फिजिकल और केमिकल जो है लेवल पे क्या होने लग जाता है आपके पास में, फ्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं। फिजिकल लेवल पे यह टूटना, बिखरना शुरू कर चुकी। तो शुरुआत में जो इसका एक बड़ा सा खंड था वो क्या हो चुका है, अब छोटे छोटे हिस्सों के अंदर क्या हो रहा है, टूट रहा है। भौतिक और रासायनिक रूप से क्या कर गया, ये अपर्दित हो गया, सॉरी अब अपक्षय हो गया, टूट रहा है आपके पास में। अपर्दन का क्या मतलब हो गया आपके पास में कि अब यह चट्टानों व मृदा जो है आपके पास में अपर्दित होना शुरू हो जाए। सर यहाँ पे जब मैं ये शब्द यूज करता हूँ अपर्दित होना शुरू हो जाए, तो इसका यह मतलब हो गया कि सर यह छोटे छोटे खंडों के अंदर, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे खंडों के अंदर जो विभाजित हो चुकी हैं, अब यह आगे और भी क्या करना शुरू हो जाएगी आपके पास में, छोटे छोटे कणों के अंदर विभाजित हो जाएगी। और ये सब काम कौन कर रहा है, ग्लेशियर कर रहा है, पानी कर रहा है, बर्फ कर रहा है, हवा कर रही है। तो मतलब जो अपने बहिर्जात जात बल हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से समझना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे इस समय तो क्या हो गया, इसका भौतिक और रासायनिक वियोजन विघटन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यह छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये विघटित होकर के कणों में जो के रूप में जो है हटाने जाने शुरू कर दिए। अब ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि यहाँ पे सपोज एक नदी है, यहाँ पे पहले तो एक पहाड़ बनाते हैं, सपोज यहाँ पे एक पहाड़ है, इस पहाड़ से एक नदी निकालते हैं, इससे निकलने वाली है यह नदी, और यह क्या करेगी फिर आगे जाते हुए, डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे से सीखना समझना कि सर पहाड़ जो है, ये पहाड़ है, इससे नदी जो है, ये हमारी नदी है, ये जो नदी निकल रही है ये समुद्र में मिलने से पहले क्या करती है, अपने साथ में यहाँ से लाए हुए ये जो चट्टान कहीं से काट के लाई हुई है, इसके जो ये डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, जो रिवर में है, जो नदी में है, नदी इनको ट्रांसपोर्ट करती है अपने बहाव के साथ, अपने बहाव के साथ। और लास्ट में जब ये कैरी नहीं कर पाती है तो इसे यहाँ डिपॉजिट कर दिया जाता है, इसे अंत में समुद्र में मिलने से पहले यहाँ डिपॉजिट कर दिया जाता है। यह याद रहेगा
ये खोपड़ी में बिठाना पड़ेगा कि यह क्या है आपके पास में। आपने मेरे साथ में यहाँ पे एक जानकारी ली, इस जानकारी को मैं आपके सामने ऐसे रखता हूं कि सर, इस एरिया में जो हो रहा है आपके पास में वह है अपक्षय। इस एरिया में जो हो रहा है वह क्या है आपका अपक्षय। यहाँ जो हो रहा है वह क्या है अपर्दन। टूट करके मिट्टी दूसरे एरिया में बहना शुरू हो गई। यहाँ पे नदी के साथ में बहते हुए, ग्लेशियर के साथ बहते हुए, हवा के साथ बहते हुए क्या हो रही है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट हो रही है कि नहीं हो रही, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, इसका स्थानांतरण हो रहा है, लाया ले जाया जा रहा है, विस्थापित सामग्री को स्थानांतरित किया जा रहा है पानी के साथ में। अंत में वह समुद्र में मिलने से पहले क्या हो जाती है, एक जगह विस्थापित सामग्री संचयित हो जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, निक्षेपण जो डेल्टा बन रहा है मेरा वो क्या है, निक्षेपण हो रहा है यहाँ पे। समझ में आई बात आपको, क्या यह डायग्राम समझ में आया। बहिर्जात बल क्या है, यही है बहिर्जात बल। दिस इज द very crucial structure and idea of what exactly exogenic forces are all about। हमारे सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस यही काम करते हैं, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, है ना, और परिवहन। ये चारों यादें जो पॉइंटर्स है आपको याद रहे दोस्तों। अब अलग अलग जो है आपके पास में कारक है, जैसे जल, पवन, हिमनद, तटीय क्षेत्र, ये सब प्रमुख बल जो है, जैसे यहाँ पे नदियां हैं, वर्षा है, वो जल क्रिया करेगी। जैसे रेगिस्तान की हवाएं वो पवन क्रिया करेगी। जैसे हिमनद की क्रियाएं हैं वो बर्फ के खंड के रूप में जो है कहीं न कहीं प्रमुख बल दिखाएगी। जैसे यहाँ पे तटीय क्षेत्र है तो समुद्री लहरें देखने को मिलेगी। ये अलग अलग भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, अलग अलग भू आकृतियों का निर्माण करती है। तो इसके बारे में लिखे, तो प्रमुख प्रक्रियाएं और इनके बल लिखते हैं, एक हेडिंग लगाओ। एवं इनके बल। तो इसके पीछे क्या क्या बल लग सकते हैं, प्रक्रिया है, बल है, और स्थलाकृति, मतलब किस प्रकार की स्थलाकृति पृथ्वी की सतह पे ये प्रक्रियाएं, उनके बल बनाने वाले। एक डायग्राम फिर से बनाते हैं, है ना, देखेंगे। इस बार जो दोस्तों आप लोग डायग्राम बनाने वाले हैं, आपके पास में 3 कॉलम, हाँ, और 5 रोज। थोड़ा सा एक्सटेंसिव रखिएगा, है ना। तो भाई भाई हो गया। तो सबसे पहले हैं आपके पास में प्रक्रियाओं का कॉलम, कौन से बल लगेंगे उनका कॉलम, लास्ट में कैसी स्थलाकृति बनती है उसका कॉलम। ठीक है ना। यहाँ पे हम ओवरऑल जो है आपके पास में 4 क्रियाओं की बात करेंगे। 1, एंड 4। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे आप प्रक्रिया। दूसरा जो हेडिंग आप लगाएंगे वो है इसके पीछे लगने वाले बल। तीसरी हेडिंग लगाएंगे वो है निर्मित भू आकृतियां।
निर्मित भू आकृतियां। कौन कौन सी भू आकृतियां यहाँ से निर्मित होती है वो, ठीक है। तो वो है, सबसे पहली है आपके पास में जल के लिए जो क्रिया होगी आपके पास में, है ना, जल क्रिया। फिर है आपके पास में सेकंड नंबर पे है पवन क्रिया। थर्ड नंबर पे है आपके पास में हिमनद। तदुपरांत आपके चौथे नंबर पे है तटीय। तटीय क्रिया। अब यहाँ आते आते हम लोगों को कुछ चीजें तो बहुत इजीली समझ में आ जानी चाहिए कि जल क्रिया अगर होगी तो मतलब नदी और वर्षा इसके पीछे प्रमुख बल होंगे। क्या होंगे? राइट और रॉन्ग? नदी और वर्षा से क्या होगा? नदियों की घाटियां बनेगी, बारिश के अंदर ज्यादा पानी होगा, कहीं हार्ड रॉक है कहीं सॉफ्ट रॉक है, अपरदन के बाद में क्या बनेगी? जलप्रपात बनेंगे। तो यहाँ पे नदी घाटियां वे जलप्रपात, जिसको हम वाटरफॉल भी कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? वाटरफॉल भी कहते हैं, उसका निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। पवन क्रिया, पवन के कारण जो है अपर्दन अपक्षय निक्षेपण कहाँ होगा? तो रेगिस्तान की हवाओं के साथ होगा। हवाएं जो है यह कार्य करेगी, कैसी स्थलाकृति बनाएगी? टीले बनाएगी या फिर आपके पास में लोएस जैसे स्ट्रक्चर बनाएगी, है ना। तो यह सैंड ड्यून या रेत के टीले बनाएगी, वह लोएस जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी। तदुपरांत है बर्फ के खंड। हिमनद की प्रक्रिया क्या है आपके पास में? यहाँ पे बर्फ के ही खंड होंगे, बड़े से बड़े, आपके पास में कई मीटर से कई किलोमीटर बड़े भी हो सकते हैं। यही प्रमुख बल होते हैं जो अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण, परिवहन इत्यादि जो है कॉज करते हैं। और इसके कारण कैसे स्थलाकृतियां बनती हैं? सर्क बन गया, कहीं पे फियॉर्ड बन गया, कहीं पे क्या बन जाएगा? सर्क बन गया, फियॉर्ड बन गया। ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती हैं दोस्तों आपके पास में। तटीय एरिया में क्या चीज सक्रिय होगी? समुद्री लहरें। और समुद्री लहरों से क्या बन जाएगा भैया आपके पास में? समुद्री मेहराब बन जाएगा और स्टेक बन जाएगा। राइट। इसके ऊपर तो यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था इस बार, है ना। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द स्टेक कि लैंडफॉर्म में इसका क्या महत्व है, क्या रोल है इत्यादि, ठीक है। तो ये आपके पास में बहिर्जात बल है। इन क्रियाओं में यह बल लगते हैं और ऐसी ऐसी आकृतियां निर्मित होती है। अब आप कहेंगे गुरुजी, जल के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमनद के द्वारा जो जो अपरदनात्मक निक्षेपणात्मक आकृतियां बनती हैं उनको थोड़ा सा लिखवा दीजिए। चलो लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए बच्चा पार्टी, पुट अप हेडिंग। हेडिंग है प्रमुख भू आकृतियां, जो जल द्वारा निर्मित भू आकृतियां सबसे पहले लिखेंगे। जल से जो बनी हुई है आपके पास में, जल द्वारा निर्मित जो भू आकृतियां हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, हमने इसकी बात करनी है। तो जो लैंडफॉर्म्स जो पानी के द्वारा बनी है, सबसे पहले अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दो भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है। कैसा है आपके पास में? अपर्दन निक्षेपण तुमने कॉपी में लिख लिया, खोल के देख लो दोनों का क्या मतलब है। एक जगह से सामान उठाएगा, दूसरी जगह पे सामान डालेगा। अपरदनात्मक के कारण क्या होगा आपके पास में? युवावस्था में वी शेप वैलीज बनेगी आपके पास में। तो जब भी नदी हमारी बहुत ही युवावस्था में होती है तो वी आकार की घाटियां बनाती हैं आपके पास में। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नदी घाटियां।
नदी घाटियां भी जो है आपके पास में, पहली है आपके पास में वी शेप। वी शेप कब बनाएगी? जब नदी में तेज प्रवाह होगा, यानी नदी जो है वह युवावस्था में है। कैसी अवस्था में है? यूथफुल स्टेज में है। जब ये परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो ब्रॉड वैलीज बनाएगी, मतलब चौड़ी घाटियां बनाएगी यहाँ पे। चौड़ी घाटियां कब बनाएगी नदियां? कि जब यहाँ नदियां जो हैं वह परिपक्व परिपक्व अवस्था में, किस अवस्था में है? परिपक्व अवस्था के अंदर है। तदुपरांत हम बात करेंगे गॉर्जेस व कैनियन के लिए। किसकी बात करेंगे आपके पास में? गॉर्जेस और कैनियन की अगर हम मैं बात करूं ना दोस्तों आपके समक्ष, तो यह भी आपके पास में गहरी और खड़ी घाटियां ही हैं आपके पास में, जहां नदियां जो हैं अपने पानी के साथ में कई बार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर जो कार्बोनेटेड रिच रॉक्स होती हैं आपके पास में, लाइम रिच रॉक होती हैं, उसको अपरदित करके घोल के अपने साथ लेके चली जाती कैल्शियम कार्बोनेट को। तो गहरी और खड़ी घाटियां होती है। क्या है आपके पास में? गहरी व खड़ी घाटियां होती है। ग्रैंड कैनियंस इसका एक एग्जाम्पल है। फिर तीसरी चीज क्या बनेगी आपके पास में नदियों के कारण, इरोजन के कारण? जलप्रपात। जहाँ पे सॉफ्ट रॉक है वो तो इरोड हो गई, हार्ड रॉक है वो बनी हुई है। तो हार्ड रॉक के ऊपर से जब पानी नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा तो उसे हम जलप्रपात कहेंगे। चट्टानों में अचानक जो है यहाँ पे पानी का गिरावट देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो इसके कारण जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। तो यह थी आपकी अपरदनात्मक, जहाँ पे संरचनाओं में घाटियां बन रही है, गॉर्ज कैनियन और जलप्रपात जैसे स्ट्रक्चर बन रही है। दूसरी जो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर आएगी ना मित्रों, इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने नाम दे देना है, इसको निक्षेपणात्मक नाम दे देंगे, फ्लड प्लेन्स जैसे आपके पास में। तो निक्षेपित हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स का मतलब हो गया बाढ़ क्षेत्र। तो बाढ़ क्षेत्र में क्या होगा कि नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि देखने को मिलेगी, कि ये जो नदी है जनरली यहाँ पे ये बहती है। जब भी बाढ़ आएगी आपके पास में तो नदी का जो पानी है वह बाहर की तरफ जाएगा, और इस जोन में भी यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा आपको? बाढ़ क्षेत्र या फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेगा। और यह फ्लड प्लेन्स जो हैं आपके पास में नदी किनारे उपजाऊ भूमि का निर्माण करने वाले, क्या करने वाले आपके पास में? नदी के किनारे उपजाऊ भूमि है। ये क्या है आपकी? है ना? तो नाम सुना होगा आपने, खादर कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। फिर इससे भी थोड़े कुछ पुराने होते हैं, है ना? इससे भी थोड़े कुछ पुराने होते हैं आपके पास में, उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं दोस्तों? बांगर। है ना? सो यह थोड़े दूर होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, उपजाऊ होते हैं, पर ये पुराने अवसाद है, ये नए अवसाद है। खादर जो है यहाँ पे फ्लड प्लेन्स में, लेवाइस के आसपास में देखने को मिल जाएंगे। फिर निक्षेपण के अंदर और क्या होगा? निक्षेपण के अंतर्गत हम एक और स्ट्रक्चर देख पाएंगे जिसको हम कहते हैं डेल्टा। त्रिकोणीय भू आकृति बनेगी आपके पास में, डेल्टा। राइट। सो जब भी नदी किसी पहाड़ से बह करके लास्ट में अपने सोर्स में समुद्र में मिलने जाती है, उससे पहले वह कई छोटी मोटी अन्य अन्य वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है।
याद ये रखना है कि इन वितरिकाओं के बीच में यह अपनी जो मिट्टी है, जो जलोढ़ है, जो अलूवियम है, उस पानी को क्या कर देती है, निक्षेपित कर देती, क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पे ये तो है आपकी नदी, ये तो क्या है दोस्तों, आपकी रिवर है, ठीक है ना। इस नदी के, है ना, इस नदी के इस डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे भी होंगे यह स्ट्रक्चर कि भैया इन स्ट्रक्चर्स के अंदर मुझे मिट्टी है, डेल्टा है, यह कई ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो है ना, तो ये जो है आपके पास में, इट इज नथिंग बट द डेल्टा। ये क्या है, त्रिकोणीय भू आकृति है, ये निक्षेपणात्मक डिपोजिशनल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है, डेल्टा नाम दिया। तो जल के द्वारा आपके पास में यह दो तरह की स्ट्रक्चर बन सकती है ना, निक्षेपणात्मक और अपरदनात्मक। अब पवन के द्वारा क्या निर्मित हो सकता है, तो हेडिंग लगाओ, पवन द्वारा, पवन द्वारा निर्मित भू आकृतियां। तो पवन के द्वारा क्या भू आकृतियां निर्मित हो सकती हैं कि सर यहाँ पे बरखान बन सकते हैं। बरखान मतलब अर्ध चंद्राकार रेत के टीले यहाँ पे बन सकते हैं, है ना, ऐसे कुछ, है ना। तो यहाँ पे हवा के अपर्दन के कारण ये रेत के टीले यहाँ पे बन चुके हैं। इसके अलावा लोएस भी बनने देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला तो है बरखान, रेत का टीला हो गया, दूसरा है लोएस। लोएस क्या है दोस्तों, लोएस जो है आपके पास में छोटे महीन कणों का निक्षेप है। छोटे और जो महीन कण हैं उनके क्या हो जाते हैं आपके पास में, यहाँ पे एक तरीके से निक्षेपण हो जाता है ना, डिपोजिशन हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लोएस का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग हिमनद की बात करते हैं, ग्लेशियर्स की बात करते हैं। तो गुरुजी जब हम ग्लेशियर्स की बात करेंगे, जब हम हिमनद की बात करेंगे, है ना, तो इसके द्वारा भी कुछ स्ट्रक्चर्स का निर्माण होगा। तो जो हिमनद के द्वारा वो आकृतियां बनेगी, अपर्दनात्मक निक्षेपणात्मक दोनों होगी। अपर्दन मतलब जो बर्फ का हिमनद है वो अपने साथ साथ में घिसने के साथ में कुछ घाटियां बनाएगा शुरुआत में, गोलाकार घाटियां जो बनाएगा उसको हम लोग सर्क कहते हैं, है ना। अपर्दनात्मक क्या है, अपर्दनात्मक सबसे पहले है सर्क। सर्क क्या है, सर्क में लिखिए आप लोग, यह गोलाकार घाटियां हैं, क्या है, जो ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई हैं घाटियां। तदुपरांत फियोर्ड हो सकती हैं, समुद्र में जो डूबी हुई घाटियां हैं उनको हम फियोर्ड कहते हैं। नॉर्वे के आसपास में देखने को मिलेगी ये। आज वहां समुद्र है, एक वक्त था जब वहां ग्लेशियर हुआ करता था और ग्लेशियर के द्वारा बनी हुई ये घाटियां हैं। और अगर यही सर्क समुद्र में डूब गए तो इनको हमने फियोर्ड्स का नाम दे दिया है। अब निक्षेपण भी कर सकते हैं, ये ग्लेशियर जिस चीज को घिस के तोड़ के अपर्दन करके आगे ले जा रहा है, कहीं पर डिपॉजिट भी तो करेगा। तो निक्षेपणात्मक क्या कर रहा है ये एक्टिविटी, निक्षेपणात्मक एक्टिविटीज के अंतर्गत हमारे ग्लेशियर्स के द्वारा हीमोड और एस्कर्ट्स बनाए जाने हैं, है ना। क्या बनाए जाते हैं आपके पास में, हीमोड, जैसे जल के द्वारा नदी में जलोढ़ आता है, वैसे ही ग्लेशियर में, हिमनद में हिमोड आता है। हिमोड क्या है दोस्तों, एक तरह का डिपोजिशनल स्ट्रक्चर है, हिमनद तलछटों का जो संचय है। तो
इसको क्या कहा जाएगा आपके पास में? हिमोड कहा जाएगा। ठीक है, एक और शब्द होता है एस्कर्स। एस्कर्स, तो दोस्तों जो एस्कर्स है आपके पास में वो टेढ़ी मेढ़ी कटक देखने को मिलती है एक, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जिसका निर्माण ग्लेशियर्स के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार कई प्रकार की पवन और हिमनद के द्वारा आकृतियां बन सकती। एक और बच गया है तट। हमारे तटीय इकोसिस्टम के अंदर भी कई प्रकार के अपरदनात्मक निक्षेपणात्मक भू आकृतियां बन सकती है। जैसे कि अपरदन में क्या हो सकता है? समुद्री मेहराब बन सकता है। समुद्री मेहराब का क्या मतलब हुआ? जिसको हम लोग सी आर्क कहते हैं। सी आर्क। देखिए जो ये सी आर्क्स है आपके पास में, इसकी यह याद रखना है कि पहले सपोज यहाँ पे एक क्या था, प्रॉपर चट्टान हुआ करती थी। पानी जो है लगता गया, पहले यहाँ पे एक केव का निर्माण किया। ये केव और बड़ी होती गई, ये लगातार जो है आपके पास में और बड़ी होती गई, और बड़ी होती गई, और बड़ी होती गई, और भी बड़ी होती गई। तो इस प्रकार भविष्य में हमें जो देखने को मिलेगा ना आपके पास में, कि सर यह ऐसी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी हमको? ऐसी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो एक मेहराब सी प्रतीत होगी। कैसी प्रतीत होगी दोस्तों? हमें एक मेहराब सी यह हमें प्रतीत होगी। और बीच में तो क्या भर चुका है आपके पास में? समुद्र के पानी के कारण लगातार ये एरिया क्या हो चुका है? इरोड हो चुका है। तो समुद्र के किनारे कई बार हमें ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कई बार ये ऊपर का मेहराब भी अगर टूट जाए, है ना, तो मात्र ऐसे दो पिलर देखेंगे। जैसे एक ये पिलर टूट, ये बीच वाला स्ट्रक्चर टूट गया, खाली दो पिलर बच गए, खाली ये दो पिलर ही बच गए आपके पास में। तो हमें ये दो समुद्री को हम लोग क्या नाम दे देते हैं आपके पास में? सी दीज आर सी स्टिक्स। ये इस प्रकार, और इसके बीच में क्या है आपके पास में? समुद्र का पानी देखने। तो दूसरी और आकृति क्या हो सकती है आपके पास में? स्टिक्स। टी स्टिक्स। ठीक है, अब ये किस कारण हुआ? समुद्र की लहरों के इरोजन के कारण। ये जो चट्टान पहले ऐसे दिखती थी, वो शुरुआत में एक मेहराब में, फिर धीरे धीरे मेहराब टूट करके स्टेक में परिवर्तित हो गई। निक्षेपणात्मक क्या हो सकता है निक्षेपण के अंदर? अच्छा, ये तो दोनों क्या है आपके पास में? अपर धनात्मक है। फिर है निक्षेपणात्मक। निक्षेपणात्मक में क्या होगा कि सर यहाँ पे पुलिन का निर्माण हो सकता है, जिसको हम लोग बीचेस कहते हैं। जो बीच है आपके पास में, समुद्र का जो तट होता है, उसके ऊपर क्या है? काफी सारी मिट्टी सामग्री जो समुद्र की लहरों के द्वारा ला करके निरंतर जो है डिपॉजिट की जाती है। तो वो बीच जो बने हैं, वो जो उसको हिंदी में पुलिन कहते हैं, उनका निर्माण एक निक्षेपणात्मक भू आकृतियों की तरह हुआ है। ये कई बार स्पिट्स का निर्माण भी कर सकती हैं। यह भी क्या है? डिपोजिशनल स्ट्रक्चर है। जो सी वेव्स हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी जो है, उनको स्पिट्स की फॉर्मेट में जो है इकट्ठा कर दिया जाता है। अब कई हमारे प्रभाव भी हैं। जैसे इन सब एक्टिविटीज के साथ साथ में एक मानव प्रभाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मानव प्रभाव, देखिए मानव प्रभाव की अगर हम लोग को बात करें आपके पास में, सबसे पहले जैसे हम लोग करते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है आप पेड़ पौधे काट रहे हो भैया, मृदा अपरदन में वृद्धि होगी ना उसके कारण। फिर दूसरी चीज आप कर रहे हो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। तो हमारे इस अर्बनाइजेशन, इस शहरीकरण के कारण अपरदन की समस्या बढ़ेगी, जल निकासी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तीसरी एक्टिविटी जो हम मानव करते हैं वो है माइनिंग, खनन। खनन, माइनिंग।
तो इसके कारण भी प्राकृतिक संतुलन में एक बाधा देखने को मिलेगी। तो इन तीनों का ही एक नेगेटिव जो है इम्पैक्ट, वो हमें स्ट्रक्चर्स के ऊपर, बाह्य जो अपने बहिर्जात बल है उनके ऊपर देखने को मिलेगा। समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सर एक तो आप सॉइल के कंजर्वेशन पे ध्यान दो, मृदा के संरक्षण के लिए आप समोच्च कृषि करो, सीढ़ीदार खेती करो, वृक्ष लगाओ, है ना, ये सारे काम किए जा सकते हैं। पुनर्वनीकरण किया जा सकता है, जिसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। पुनर्वनीकरण, तो इसके द्वारा भूमि में एक स्थिरता भी आ जाएगी और कहीं न कहीं अपरदन, इरोजन, मिट्टी का कटाव भी रुक जाएगा। अब निष्कर्ष यही मैं जाते जाते देना चाहूंगा कि बहिर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम देखा कि सारे पहाड़ पठार मैदान को घटा करके, तोड़ करके, वेदर करके, इरोड करके, ट्रांसपोर्ट करके, डिपॉजिट करने का ये काम करती है। मतलब निर्माण और विनाश के बीच का जो संतुलन है, उसी से ही तो ये विविध भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। और भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ होगी तो पृथ्वी के विकास को भी और बेहतर से समझ पाएंगे, भूगोल को बेहतर से समझ पाएंगे। यस और नो? सो इस प्रकार हम लोगों ने इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किया। टॉपिक के साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यूपीएससी के कई ऑनलाइन बैचेस आपको मिलेंगे। संकल्प, टाइटन, सृजन, प्रारंभ, यूपीएससी ऑप्शनल व प्रहार बैच, जो कि एक नॉमिनल कॉस्ट पे आपको अवेलेबल है। और आप इसकी अतिरिक्त जानकारी व काउंसलिंग के लिए इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यही नहीं मित्रों, यहाँ पे हम आपके समक्ष जो क्लास का कंटेंट है, हर रोज सुबह अपने यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट क्लास मिल जाएगा। के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जगदीश जांगड़ सर PW। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर पाइएगा दोस्तों, है ना। तो हर रोज हम डेली करंट अफेयर लेके आते हैं, मंथली करंट अफेयर लेके आते हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से अटेंशन से समझेंगे और पढ़ेंगे। दिस बिंग सेड, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं वापस अगले गुरुवार के दिन। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्लास कैसे लगी एक लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।